दोस्तों आज की इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। यह दोस्तों टीआरई 2 का पेपर है जो कि 9 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 3 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला भाषा, दूसरा सामान्य अध्ययन और तीसरा सामाजिक विज्ञान। भाषा में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें पहले 8 प्रश्न अंग्रेजी के होते हैं जो कि सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, और इसके बाद 22 प्रश्न हिंदी, उर्दू, बांग्ला से होते हैं जिसमें से केवल एक विषय हल करना होता है। इस प्रकार से 30 प्रश्न भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं, और भाषा के बाद सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मेन सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान से, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से केवल 2 विषय हल करना होता है, और इसमें आपका एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भाषा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए, एन एंड द। पहला प्रश्न है, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एस बीडीओ। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा आप लोग बताइए। द, ए, एन, तीनों में से क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एस वीडियो। वीडियो यहाँ पर लिखा गया है, तो वीडियो का जो उच्चारण है दोस्तों, ये कंसोनेंट साउंड से हो रहा है, मतलब व्यंजन ध्वनि से हो रहा है। तो इसके पहले दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इंडेफिनिट आर्टिकल एन यहाँ पर जो लिखा गया है, एन का प्रयोग ऐसे शब्दों के पहले होता है जिनका उच्चारण वोवेल साउंड, स्वर ध्वनि से होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों द भरा जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द का प्रयोग यहाँ पर होगा, क्यों? क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर का नाम है और इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन, इसमें से कौन सा किचन का पार्ट नहीं है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द एबव, इनमें से एक से अधिक। यहाँ पर दोस्तों बकेट, गीजर, टैप, ये सभी वस्तुएं बाथरूम से संबंधित हैं, बाथरूम का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द एबव। कोई भी वस्तु दोस्तों फ्रूट नहीं है, इसमें से फल नहीं है। ये सभी क्या है दोस्तों? सब्जियां हैं। गाजर है, सलजम है और चुकंदर, ये सभी सब्जियां हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुक देयर आर इन द वाटर। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टैड पोल्स भरा जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों टैड पोल्स पानी में रहते हैं। टैड पोल्स मतलब मेढक के बच्चे, ये पानी में रहते हैं। जबकि यहाँ पर जो बर्ड्स लिखा गया है, बटरफ्लाइज लिखा गया है, ये पानी में नहीं रहते हैं। ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज more days in a month, more days in a week, less days in a month, more than one of the above। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोर डेज इन ए मंथ। मोर डेज इन ए मंथ राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में दोस्तों फरवरी का माह 29 दिन का होता है, और सामान्यतः फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी माह होता है। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर 4 वर्ष के बाद आता है, और फरवरी का यही एक दिन बढ़ने से वर्ष के सामान्य दिनों की संख्या दोस्तों 365 से 366 हो जाती है, जिसे लीप ईयर कहा जाता है।
तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, ऑप्शन है नेफ्यू, कजिन, सिबलिंग या मोर देन वन ऑफ द एबव। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नेफ्यू। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्यू मतलब भतीजा, क्योंकि दोस्तों रिश्ते में सन ऑफ ब्रदर, भाई का पुत्र जो होता है, इसको भतीजा कहा जाता है, इसलिए नेफ्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। फादर सिस्टर इज नोन एज, फादर सिस्टर इज नोन एज, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ई ऑप्शन। फादर सिस्टर को क्या बोला जाता है, फादर्स के सिस्टर को बुआ बोला जाता है, जो कि विकल्प में नहीं है। फादर सिस्टर, पिता की बहन को बुआ कहते हैं, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हिंदी के प्रश्न शुरू हैं, तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाली, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। आप लोग जल्दी से बताइए, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तिल का ताड़ करना, मतलब छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। आप लोग जल्दी से बताइए, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रज भाषा में की है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी बोली नहीं आती है, जबकि इसमें मध्य पहाड़ी तथा पश्चिमी पहाड़ी बोलियां आती हैं। दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसे दोस्तों हिंदवी, हिंदी हिंदुस्तानी के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका होगा ए ऑप्शन अंत्याक्षरी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका संधि विच्छेद होगा नवधन ऊढ़ा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नवधन ऊढ़ा। इसमें दोस्तों कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋजु का पर्यायवाची शब्द है, ऋजु का पर्यायवाची शब्द सरल होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसे दोस्तों प्रागैतिहासिक कहते हैं, प्रागैतिहासिक कहते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनाम का पर्यायवाची है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तरि तरिणी उपल अस्म अनिल तुषार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनिल तुषार, यह युग्म सही नहीं है। अनिल का अर्थ हवा होता है, जबकि तुषार का अर्थ ओस होता है।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉकेट मार में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। पॉकेट मार का समास विग्रह होगा दोस्तों पॉकेट को मारने वाला। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, यह अशुद्ध वाक्य है। यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ये सभी शुद्ध हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक है। एक क्या है? यह दोस्तों विशेषण है। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक शब्द विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। इस वाक्य में सुंदर शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखिए दोस्तों, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, तमिल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत एवं पाली दोनों है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा हैं। यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। राइट आंसर हो जाएगा मैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। मैं हो गया, हम हो गया, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। और तू, तुम, आप, तू, तुम, आप, यह दोस्तों मध्यम पुरुष है। वह, वे, यह, ये सब क्या है? अन्य पुरुष है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या होगा? इसका स्वरूप होगा दोस्तों इच्छा बोधक क्रिया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न यहां से शुरू हैं। इसमें सबसे पहले मैथ का प्रश्न है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपए, 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं, माना प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत x और y है। पेंसिल की कीमत x और रबर की कीमत y है। तो यहाँ पर दिया है 2 पेंसिल 3 रबर की कीमत 9 रुपए है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 9। समीकरण 1 बन गया। आगे दिया गया है 4 पेंसिल 6 रबर, तो 4x प्लस 6y बराबर कीमत 18 रुपए है, तो 18 हो जाएगा। समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण जो है दोस्तों पहले समीकरण का ठीक दुगुना है।
कोई नई जानकारी यहाँ पर नहीं है, प्रश्न में आगे भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इसका मतलब है कि केवल इन्हीं से हम अलग अलग यक्स और वाई निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें अनुमान लगाना होगा या विकल्पों से जांच करनी होगी, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। तो पहला यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक पेंसिल की कीमत 1 रुपये तथा प्रत्येक रबर की कीमत 2 रुपये है। ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में इसको रखेंगे, यक्स के स्थान पर 1 रखेंगे, वाई के स्थान पर 2 रखेंगे। तो लिखेंगे 2 गुणे यक्स के स्थान पर 1 प्लस 3 गुणे वाई के स्थान पे 2 बराबर 9 होना चाहिए। 2 एक कम 2 प्लस 3 दूनी 6, 8 आ रहा है यहाँ पर। 8 बराबर 9, 9 यहाँ पर नहीं हो रहा है, 9 के बराबर नहीं हो रहा है, तो पहला विकल्प यहाँ पर गलत है। इसी तरह से दूसरा यहाँ पर देखेंगे, यक्स के स्थान पर 2 रखेंगे और रबर के स्थान पर या वाई के स्थान पर 1 रखेंगे। चलिए इसको यहाँ पर रख के देखते हैं। 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर 9 होना चाहिए। 2 दूनी 4 प्लस 3 एक कम 3 बराबर 9, 7 बराबर 9, 9 के बराबर नहीं हो रहा है, दूसरा विकल्प भी गलत है। तो इस तरह से सभी विकल्प दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे और इसमें से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष दिया है, तो 4 बहनों की कुल आयु का योग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बहनों की आयु का कुल योग। बहनों की 4 बहनों की आयु का कुल योग 4 गुणे 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें, माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 7 था औसत आयु, 6 वर्ष हो जाता है जब माँ की आयु को जोड़ते हैं। तो माँ की आयु जोड़ने के बाद औसत आयु क्या हो जाएगा, 7 + 6 बराबर 13। माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु ज्ञात करना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दोस्तों माँ को जोड़ करके कुल योग यहाँ पर निकालेंगे, कुल आयु का योग यहाँ पर निकालेंगे। माँ को जोड़ करके कुल आयु का योग, कुल आयु का योग क्या हो जाएगा, 13 गुणे 5 हो जाएगा। पहले 4 बहनें थी, माँ को जोड़ने पर 5 कुल संख्या हो रही है, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। अब माँ की आयु निकालना है, तो 65 - 28 कर देंगे बराबर 37 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो प्रिज्म का आयतन बराबर यहाँ पर सूत्र बनेगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार का जो क्षेत्रफल है 121 दिया गया है और ऊंचाई 23 दिया गया है, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 2783 घन मीटर आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2783 घन मीटर। नेक्स्ट है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 1 के बाद यहाँ पर देखेंगे 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर लिखनी है। 7 के बाद 11 होगा, इसके बाद 13 होगा, 17 होगा, 19, 23, 29 होगा, 31, इसके बाद 37, 37 के बाद क्या होगा, 41 होगा, इसके बाद 43 होगा, 43 के बाद 47। 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15। रूट के अंदर 0.0001225 बटा 0.0005329
का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो दशमलव है इसको दशमलव यहाँ पर हटाएंगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 1225 बटा 5329। समान अंकों पर दशमलव है दोस्तों, इसलिए दशमलव हटा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर 1225 लिखा गया है ये किसका वर्ग है। 1225 दोस्तों ये 35 का स्क्वायर है और 5329 जो है ये 73 का स्क्वायर है, इसलिए 35 बटा 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो 5√3125 x घात 10 y घात 5 z घात 10 बराबर होगा। किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो 5√3125 लिखा गया है इसको हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं। सभी को 5 की घात 5 में बनाएंगे, 5 की घात 5 लिखेंगे, 5 की घात 5 करते हैं तो 3125 आएगा। ठीक है, इसके बाद यक्स की घात 10 है, इसको भी 5 की घात में बनाएंगे तो यक्स स्क्वायर की घात 5 लिख सकते हैं। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो यक्स घात 10 ही होगा। इसी प्रकार से y है, इसको y की घात 5 लिखेंगे और z है, z की घात 2, z की घात 2 की घात 5 लिखेंगे, मतलब z की घात 10। ठीक है, अब यहाँ पर रूट हटाएंगे दोस्तों तो जो 5 की घात 5 है यहाँ पर 5 बचेगा और x की घात 2 की घात 5 जो है 5 हट जाएगा, x की घात 2 बचेगा, y की घात 5 है 5 हट जाएगा, y बचेगा, z की घात 2 की घात 5 है 5 हट जाएगा, z की घात 2 बचेगा। तो 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 3 tan थीटा बराबर 4, तो इसे हम tan थीटा बराबर 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan थीटा के स्थान पर sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, बराबर 4/3, ये पहले से ही है। अब यहाँ पर x के स्थान पर 4 रखेंगे और cos थीटा के स्थान पर, sin थीटा के स्थान पर यहाँ पर 4 लिखेंगे और cos थीटा के स्थान पर 3 लिखेंगे। तो प्रश्न यहाँ पर जो लिखा गया है 3 sin थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 3 sin थीटा के स्थान पर 4 लिखेंगे प्लस 2 cos थीटा के स्थान पर 3 लिखेंगे बटा 3 गुणे sin थीटा के स्थान पर 4 लिखेंगे माइनस 2 गुणे cos थीटा है, cos थीटा के स्थान पर 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 माइनस 6, 12 6 18 बटा 6, 6 त्रिक 18, 3 आपका आंसर आ जाएगा। 3 यहाँ पर दोस्तों विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर गुणे 33 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो घनाभ के आकार का यहाँ पर दिया गया है, इसको ढाल करके ठोस गोला बनाया गया है। मतलब जो गोले का आयतन है या जो घनाभ का आयतन है यह गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। क्या लिख सकते हैं, गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं, 49 गुणे 33 गुणे 24 कर देंगे, घनाभ का आयतन आ जाएगा। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर घनाभ का आयतन होगा 49 गुणे 33 गुणे 24। ठीक है, 4/3 है गुणे पाई है, पाई के स्थान पर 22/7 लिखेंगे, आर क्यूब यहाँ पर लिखेंगे, 49 गुणे 33 गुणे 24 है। ठीक है,
अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आर क्यूब बराबर हो जाएगा 49 गुणे 33 गुणे 24। 49, 33 और 24 का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका ये आ जाएगा 38,808। ठीक है। और यहाँ पर 22 का 4 में गुणा करेंगे, 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो ये यहाँ पर ऊपर गुणा हो जाएगा और बटे में 22 चौक 88 हो जाएगा। ठीक है। इसको अब सरल करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 8 88 ये कट जाएगा। 11 से आपका 38,808 घटेगा कटेगा। भाग करिए इसमें 11 से, 11 तिहाई यहाँ पर लिखते हैं, 11 तिहाई 33, 33 5 38 58, 11 पचे 55, 3 58 30, 11 दूनी 22, 8 30 88, 11 8 88। ठीक है। अब 8 से ये 3528 आपका कटेगा। कैसे? 8 चौक 32, 3 35, 32, 8 चौक 32, 8 इक्यानम 8, 441 गुणे 21 आपका बचा। तो आर क्यूब बराबर 441 में 21 का गुणा करेंगे तो 9261 आपका आ जाएगा। ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा दोस्तों 9261, इसका घनमूल निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये किसका घन है 9261, ये दोस्तों 21 का घन है। 21 की घात 3 बराबर 9261 होता है। तो 21 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा अवशोषण। वसा अवशोषण से संबंधित होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। राइट आंसर हो जाएगा पादप कार्यकी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेग हीमोग्लोबिन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज वह एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। Al2O3 इंटू 2 SiO2 इंटू 2 H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? आप लोग जल्दी से बताइए, यह किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह दोस्तों चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसे दोस्तों कार्निवोर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोर कहलाता है या मांसाहारी कहलाता है। एक दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। बेंगलुरु वाराणसी हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा शुरू हुई थी। रायपुर में डिजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देश के 3 हवाई अड्डों पर 1 दिसंबर 2022 को चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर यात्रियों के संपर्क रहित और आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा ऐप दिल्ली और बेंगलुरु और वाराणसी में शुरू की गई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निगार साजी। निगार साजी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है? इनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर दोस्तों एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली व अपलेसियन दोनों ही युवा वलित पर्वत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आल्पस क्षेत्र। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवा पठार का। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कांटेदार जंगल व झाड़ियां ऐसे क्षेत्रों में दोस्तों पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है या चलता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 1928 में।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विपिन बिहारी वर्मा ने। 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किए गए। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबू कुंवर सिंह ने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी ने। इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हिस्ट्री के प्रश्न शुरू हैं, तो सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल एवं स्पेन। पुर्तगाल एवं स्पेन यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत, आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में हुई थी। इसी वर्ष दोस्तों चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां कुछ नागरिक आदिवासियों जैसे कपड़े पहनकर उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक समस्या। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी आर्थिक समस्या का काल था। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति से संबंधित था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो पतन का कारण दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक था। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण मशीन निर्मित वस्तुओं से
प्रतिस्पर्धा और भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां और भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर था। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। औपनिवेशिक शासन ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त एवं महालवारी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली लागू की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांगों में प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त होना, प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त होना, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए और कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए और इसके साथ में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 1804 की सिविल कोड या नेपोलियन कोड फ्रांस की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, साथ ही विधिक समानता तथा जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर सत्र। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नागपुर सत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर बेलगांव 1924 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र दास। बाबा रामचंद्र दास। आनंद मठ की रचना किसने की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान्न के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलाव। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलाव। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, लीची
लीची का क्षेत्र मुजफ्फरपुर है, यह आपका सही है। केला का क्षेत्र वैशाली है, यह भी सही है। मखाना मधुबनी, यह भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सेठ हुकुमचंद ने। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सेठ हुकुमचंद ने। होम चार्जेस क्या है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। होम चार्जेस का सर्वाधिक हिस्सा भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था। बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी शामिल था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मज्जिनी। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मज्जिनी। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बायकाट का विरोध चित्तरंजन दास के अलावा लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं ने दोस्तों विधान परिषद के बायकाट का समर्थन किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केलाग ब्रियंड पैक्ट। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा केलाग ब्रियंड पैक्ट। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? या दोस्तों उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है को इंगित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दोस्तों डेविड हार्डीमैन द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देखिए दोस्तों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार और विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों 1911 में माचू साम्राज्य को समाप्त कर यन यात सेन के नेतृत्व में चीन देश में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में कृषि क्रांति एवं पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी जैसे कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी एन राव। अब यहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और भारत की असली सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या इसे आप 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ में 7516.6 किलोमीटर है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मालाबार तट का अधिकांश भाग दोस्तों केरल राज्य में स्थित है और गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। तो यहां पर दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? इसे दोस्तों पंजाब हिमालय कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? राइट आंसर हो जाएगा माजुली। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील, सी ऑप्शन। सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, कोरियोलिस बल पृथ्वी का अपने
अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। और फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने इसका विवरण प्रस्तुत किया है 1844 में। और इस बल को ही दोस्तों कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। कोरियोलिस बल दोस्तों दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वन सघन, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं और यहाँ सभी पेड़ सदाबहारी होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है और मन्नार की खाड़ी है, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल आदि हैं। तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं तथा वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास एवं सतत विकास को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग बताइए। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मिट्टी, हवा एवं कृषि नवीकरणीय संसाधन के रूप में है। यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है, यह सही है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, यह भी सही है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, यह सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में नर्मदा नदी पर
बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में खेती के आदिम रूप को अनेक नामों से दोस्तों जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेड़ा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में दोस्तों खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जाना जाता है। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका की झूम कृषि है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिल्पा मध्य अमेरिका। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वेनेजुएला में कोनुको, इंडोनेशिया में लदांग और मध्य अफ्रीका में मसोले, ब्राजील में रोका तथा वियतनाम में रे नामक झूम खेती की जाती है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबा बुदन पहाड़ी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भूतापी ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में भूतापी ऊर्जा दोहन केंद्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी तथा लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। यह गलत है, यह सही नहीं है। लौह एवं इस्पात उद्योग को प्रकाश उद्योग नहीं कहा जाता है। लौह एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिलचर, असम, पोरबंदर, गुजरात। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है? मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ियाँ। ये क्या है? पहाड़ियाँ हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम चट्टानों में क्रमशः आर्कियन, धारवाड़ कुड़प्पा क्रम तथा विंध्यन क्रम है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4400 मीटर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 4400 मीटर। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा औसत सागर तल से 1524 मीटर। औसत सागर तल से 1524 मीटर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को दोस्तों आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। इसमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है? महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है नेपाल में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में। R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में भूगर्भिक संरचना, भौतिक आकृति, अवस्थिति को लिया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। शिशु मृत्यु दर है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP अर्थशास्त्री महबूब उल हक AK सेन तथा सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। 1990 में दोस्तों पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट 3 आयामों पर आधारित था, जो कि स्वास्थ्य की स्थिति पहला था, स्वास्थ्य की स्थिति, दूसरा ज्ञान या शिक्षा, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है? क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है? शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन शामिल है, जबकि परिवहन तथा बैंकिंग तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। परिवहन तथा बैंकिंग तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है? तो परिवहन और बैंकिंग संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास और औरंगाबाद। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका।
पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋण की शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, ऋण पुनर्भुगतान के लिए बैंक तथा कर्जदार के मध्य सहमति के तहत कुछ शर्तें बैंकों द्वारा आरोपित की जाती हैं। ये शर्तें हैं दोस्तों, ऋण अवधि और आवश्यक कागजात, ब्याज दर और ऋण राशि है, समर्थक ऋणाधार है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निवारण पाने की उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या आता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार या अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के खिलाफ निवारण मांगने का अधिकार। इसमें उपभोक्ता की वास्तविक शिकायतों के उचित समाधान का अधिकार भी शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है? COPRA के बारे में सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा जीविका, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब भोजन की, यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के सामने आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी समाज में खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों, तो उससे सबसे अधिक गरीब प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय अन्य योजना जुड़ी है, किससे जुड़ी है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्प रोजगार का अर्थ क्या है? अल्प रोजगार का अर्थ है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक परिसंपत्ति जैसे जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समपार्श्विक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, यह सत्य नहीं है, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक कथन गलत है। बिहार के संबंध में 2016-17 में
तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। ठीक है, बिहार के संबंध में 2016-17 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी। वर्ष 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% थी। तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिलावट। मिलावट का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन किसके अंतर्गत आता है? तो यह दोस्तों संरक्षित होने का अधिकार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूजल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भूजल। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 25% थी, 25.07% थी। बिहार के शिवहर जिले की दशकीय वृद्धि दर 30.65% थी, किशनगंज की 30.44% तथा सीवान की 22.25% थी। तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, नदी पशुपालन जलीय कृषि का एक रूप है जिसमें मछली प्रजातियों की आबादी को उनके जीवन के पहले चरण के लिए कैद में रखा जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों नदी में जैव विविधता बनाए रखना और संरक्षित करना। उत्पादकता दूसरा है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए पालन योग्य किशोर या अत्यंत छोटी मछलियों के नियमित भंडारण की सुविधा प्रदान करना। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ही सही है, लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है। ठीक है, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए एक नोडल एजेंसी है। MPI की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है। तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय परियोजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय और जल पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियां। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग करना, इसके साथ में विश्वविद्यालयों या स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और नए इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटरों सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों सहकार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, यह सही नहीं है। ठीक है, अन्य सभी सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट है, अब यहाँ से दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी को भी नहीं। ठीक है, तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। बी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए दोस्तों भारत में चुनाव के संबंध में सत्य कथन है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। ठीक है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। देखिए दोस्तों यह कथन सत्य है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। सही है, 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई, यह भी सत्य है। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, असत्य यहाँ पर पूछा गया था। तो ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है। राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी यहाँ पर सत्य है दोस्तों। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो संघ सूची के विषय में कौन सा कथन असत्य यहाँ पर पूछा गया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर एक से अधिक सत्य है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत कथन है। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और यह मॉडल दोस्तों विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत है। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है, इसे दोस्तों संसद कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में सत्य कथन है। यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमत का युग है। यह गठबंधन सरकारों का युग है। यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है, तो यहाँ पर भारतीय संविधान के संशोधन में राष्ट्रपति, संसद व न्यायपालिका सम्मिलित होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। समवर्ती सूची का उल्लेख है, इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति, जातीयता आदि के बावजूद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देती है। हमारा संविधान 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 280 संबंधित है, किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की
सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त हुआ हो। यह व्यवस्था दोस्तों यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और भारत में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और भारत में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इन्हें दोस्तों धन विधेयक श्रेणी में रखा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कट्टरपंथी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कट्टरपंथी। लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा प्रताप भानु मेहता। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायत। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनाव। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डहल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।